नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस बात का मैं आशा करता हूँ कि आप ये पार्ट तभी देखने आए होंगे जब आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छे से समझ लिया होगा। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को जब आप देख लें तब आप तीसरे पार्ट पे आएंगे तो आपको चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा पार्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस वाले भाग में मैं कंक्लूजन करने वाला हूँ कि जो भी हमने अभी तक मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ा, शरीयत कानून के बारे में पढ़ा, अपने जुडिशरी के बारे में पढ़ा, एक बार हम उसको क्विक रिवीजन करवा देंगे कि हमने क्या क्या मुद्दा पढ़ा, किस किस तरीके से पढ़ा। और फिर उसके बाद हमारे देश में ऐसा कौन सा मामला आया और फिर 2019 में किस तरीके से 3 तलाक को बैन किया। पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहले पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इसका अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए ज्यादा। हमने आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि ये क्या है, लॉ कैसे, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है शरीयत कानून क्या था। शरीयत कानून के बारे में आपको मैंने पहले पार्ट में समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी है, जैसे मैरिज को लेकर क्या समस्याएं हैं, डिवोर्स को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, सक्सेशन को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, और एडॉप्शन जब आप किसी को पालने की बात होती है तब तक तो उसके बाद मैंने इनके बारे में आपको कहानी समझाई। इनका नाम मुख्तारन भाई और मुख्तारन भाई है। इनका क्या कहानी थी वो भी मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया है। उसके बाद मैंने आपको निकाह हलाला का मुद्दा समझाया कि निकाह हलाला क्या होता है, और ये भी बताया कि हलाला बेसिकली क्या होता है। और ये जब निकाह होता है तो निकाह बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से। इसमें कुछ शब्द मैंने आपको बताया, जैसे मेहर शब्द मैंने बताया पहले पार्ट में, इज्जत शब्द मैंने बताया, ये सारे जो शब्द हैं उनका मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया। उसके बाद हमने ट्रिपल तलाक का मामला आपको बताया कि ट्रिपल तलाक मामला बेसिकली क्या है, तलाक कैसे होता है, उसके बारे में आपको समझाया। और फिर तलाक का मैंने एक चार्ट आपको बना के पहले पार्ट में समझाया कि हस्बैंड कौन कौन से तलाक दे सकते हैं, म्यूचुअल कंसर्न से कौन कौन से तलाक होते हैं, वाइफ कौन कौन से तलाक को दे सकती है। लेकिन जो मेन रीजन है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो तलाक का था। और तलाक किस तरीके से होता है मैंने बताया, तलाकुल हसन, तलाकुल अहसन और तलाकुल बिद्दत। तो ट्रिपल तलाक का मामला बेसिकली वो तलाकुल बिद्दत का है। क्या होता है इसको आप पहले पार्ट में देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसमें मैंने पूरा ओपन करके चीजों को बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद मैंने आपको तलाक के साथ साथ फिर क्या मुद्दा आपको समझाया था, बात करें। फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था किस तरीके से हमारे जो जुडिशरी में जो संविधान है, जो आर्टिकल के बीच में लड़ाई है, जो सपोर्टर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के वो किस आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 होता है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में बात करते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिकल 14, 15, 21 और 44 के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। क्या है ये सारे आर्टिकल के बारे में मैंने आपको सेकंड पार्ट के अंदर समझाया है। इन आर्टिकल के बीच का मतभेद क्या है, क्या लड़ाई है वो भी समझाया है। फिर आर्टिकल 25 के अंदर तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, तो उसमें क्या क्या स्वतंत्र हमें किया गया, कहाँ कहाँ पे हम स्वतंत्र हैं और कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, वो चीजें मैंने आपको क्लियर कट सेकंड पार्ट के अंदर समझाया। उसके बाद मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल भी दिए और कई सारे ऐसे कानून बताए। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जो सुप्रीम कोर्ट जो है जिस बात को मानती है, जिसके ऊपर फैसला देती है, वो अनिवार्यता का सिद्धांत। इसके ऊपर मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए। वैष्णो देवी मंदिर का एग्जाम्पल दिया, तिरुपति का एग्जाम्पल दिया, केरल के मंदिर का एग्जाम्पल दिया, अजान पे जो लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है वो एग्जाम्पल आपको दिया। उसके बाद हमारे एसेंशियली में सती प्रथा जैसे सिस्टम, बहु विवाह, विधवा पुनर्विवाह सिस्टम जो खत्म हुआ तो क्या काम किया। सेकुलर देश में हमारा धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या है, राज्य सर्वोपरि है, धर्म कैसे काम करता है, वो चीजें मैंने आपको सेकंड पार्ट में समझाई। मेन जो आर्टिकल था जिसकी लड़ाई थी, जिसने पूरे माहौल को बदला, वो आर्टिकल 13 का एक क्लॉज है, पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज, ये दोनों क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों क्लॉज में बस एक शब्द का अंतर था, कस्टम का, और वो कस्टम ने किस तरीके से इस शब्द ने एक व्यक्ति को जेल में भेज दिया, वो मामला था नरासू अप्पा माली का, जो मैंने सेकंड पार्ट में आपको समझाया कि नरासू अप्पा मामली का मामला क्या था और किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस कस्टम शब्द को पकड़ के फैसला दिया। और नरासू अप्पा माली का क्या आर्गुमेंट था, पिंडदान वाली क्या कहानी थी, वो कहानी देखने के लिए आप सेकंड पार्ट देखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसी आर्टिकल 13 और 2 के तहत
कस्टम शब्द का प्रयोग करके किस तरीके से उनको जेल भेजा गया था बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके बाद जो सबसे टर्निंग पॉइंट मामला था वो बेसिकली शाह बानो केस था। तो शाह बानो केस की पूरी कहानी मैंने सेकंड पार्ट में आपको समझाया, एकदम डिटेल में समझाया है कि 1975 में जब शाह बानो ने किस बात को अलग किया गया, कैसे केस किया। 1978 में सुप्रीम जो इंदौर की कोर्ट थी उन्होंने फैसला दिया। 1980 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में फैसला दे दिया। उसी 85 में एक और घटना पैरेलल में चल रही थी। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 85 में राजीव गांधी की सरकार बनी और राजीव गांधी की सरकार, जो कि राजीव गांधी एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री थे, उनको किस तरीके से जब साहबानों का केस आया तो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड खिलाफत पे खड़ी हो गई और फिर राजीव गांधी ने 52वां संशोधन करके जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया उसके बारे में कहानी बताया। और कैसे राजीव गांधी के जो राज्य मंत्री थे एक आरिफ मोहम्मद खान थे और जियाउर रहमान के दोनों के बीच में क्या मतभेद शुरू हो गया, वो कहानी भी सेकंड पार्ट में बताया है। और फिर दबाव में आकर राजीव गांधी ने एक एक्ट लाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट डिवोर्स एक्ट, मतलब मुस्लिम वुमेन का तलाक के बाद उनके अधिकारों का संरक्षण करके एक अधिनियम लाया गया। तो अधिनियम के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई वो है, तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें मूलभूत शब्द, इसका अभी पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे क्या है। फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट का मुद्दा था और ये मुद्दा किस तरीके से काम था। फिर तो सारी चीजें कैसे मंदिर में कैसे मुस्लिम खुश हो गए इस फैसले से, और फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए सरकार ने राम जन्मभूमि का मुद्दा लाई, राम जन्मभूमि में ताला खुलवाया और फिर ये मुद्दा कैसे बीजेपी ने उठाया और आज के टाइम में बीजेपी ने कैसे मुद्दे का इस मुद्दे से हमारे देश में क्या ध्रुवीकरण हुआ, पॉलिटिक्स किस तरीके से बदली, वो चीजें मैंने बताया कि किस तरीके से मामला बनना। अब जो हमें पढ़ना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट 1997 मूल सभा खातून का मामला, ये हमें पढ़ना है। यही से हमें पार्ट 3 स्टार्ट करना है कि मूल सभा खातून का मामला क्या। मूल सभा खातून का मामला समझे, ये भी एक औरत थी और ये भी डिवोर्स की ही मारी हुई थी। इनके पति ने इनको तलाक दे दिया, 3 तलाक के ऊपर इनके छोटे छोटे बच्चे थे और ये सक्षम नहीं थी, असक्षम थी, तो छोटे बच्चों का पालन पोषण करना था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के जब दरवाजे पे गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस में एक बहुत अहम फैसला दिया। वो अहम फैसला इन्होंने किया, इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस समय जो एक्ट आया था उस एक्ट में जो बातें लिखी गई है वो बातें इतनी ज्यादा सफलतम नहीं है और वो केस भी इतना ज्यादा सफलतम नहीं था। उसमें बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपका पति आपको तलाक देता है तो उस पति की जो जिम्मेदारी होगी वो कहां तक होगी, बच्चा जब तक व्यस्त ना हो जाए तब तक वो जिम्मेदारी रहेगी और लड़की का जब तक विवाह ना हो जाए तब तक वो जिम्मेदारी पति की रहेगी। पति अगर तलाक दे दिया तो मेहर इद्दत वो सब तो बात है, वो सब तो चलेगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से व्याख्या करते हुए इसमें ऐड किया कि जब तक बच्चा व्यस्त ना हो जाए तब तक पति उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, जब तक लड़की का विवाह न हो जाए तब तक वो जिम्मेदारी पति उठाएगा। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण मामला जो था वो था डैनियल लतीफी का मामला। डैनियल लतीफी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला, तो इसी मामले ने पूरा का पूरा जो मतलब इस्लाम धर्म के अंदर जो शरीयत कानून चल रहा था उस शरीयत कानून में किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाने का काम किया, किस तरीके से समान नागरिक संहिता लाने का काम किया, वो आपको समझाना था। इस केस में डैनियल लतीफी के केस में हुआ क्या, डैनियल लतीफी एक वकील थे और ये वही वकील है जो शाहबानो का केस लड़े थे, याद रखना शाहबानो के वकील डैनियल लतीफी थे। ये गए उन 2001 में, याद रखिएगा ये 2001 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जो मांग की वो ये किया कि जो ये केस जो ये कहानी में ये शब्द लिखा गया है फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट, इस एक्ट के तहत मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट के तहत जो ये मेहर की राशि में एक शब्द लिखा गया है, ये बात आपको समझ में आएगी जब आप सेकंड पार्ट देखेंगे। फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट मनी, इसकी व्याख्या आप कर दो अपनी तरफ से कि ये कैसे जाना जाएगा कि रीजनेबल है, किस बेसिस पे जाना जाएगा कि ये फेयर और रीजनेबल अमाउंट। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या किया, बहुत ही खूबसूरत व्याख्या किया, ऐसी व्याख्या जिसने मतलब औरतों को, मुस्लिम औरतों को एक ऐसे जीवन प्रदान किया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने
कि हम जो फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट डिसाइड करेंगे वो क्या क्या नजर में रखे करेंगे। उन्होंने कहा उस औरत का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखकर डिसाइड करेंगे कि वो शादी के पहले कैसे जीवन यापन कर रही थी, किस तरीके से उसका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड था, किस तरीके से उसका जीवन था, उसको ध्यान में रखते हुए कि आगे भी उसका जीवन उसी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से गुजरे, ये ध्यान में रखते हुए हम रीजनेबल अमाउंट डिसाइड करेंगे। पति की इनकम भी हम देखेंगे कि पति का इनकम कैसा है, अच्छी खासी इनकम है तो रीजनेबल अमाउंट भी उसी तरीके से होगी, या उनके रिश्तेदारों के अमाउंट को भी हम ध्यान में रखेंगे। पत्नी तलाक के बाद भी गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। जब हम आपका रीजनेबल अमाउंट फिक्स करेंगे तो पत्नी का आगे का जो जीवन होगा वो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, इस बात को हम ध्यान में रखें, पत्नी का रीजनेबल अमाउंट रखें। और अगर पति वो अमाउंट देने में सक्षम नहीं है, अगर वो पति इस एक बार में वो अमाउंट देने में सक्षम नहीं है, तो हम उस पति के लिए इंटरेस्ट जोड़कर इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था करेंगे, और वो पति चाहे तो उसको अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, और क्या क्या बुरा है इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था भी करेंगे। और ये जितना भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग लाइफ के लिए होगा, उस औरत रिमेनिंग लाइफ के लिए उस औरत के ये व्यवस्था। इसके बाद डेनियल लतीफी की जब सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या कर दी, उस व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी को बेस बना के कई सारे औरतों को जीवन धन्य कर दिया। भाई तलाक हुआ, हिंदुओं में भी नहीं होता था, अगर पति ने तलाक दिया तो एक होता था, पति एलिमोनी के अमाउंट देता था, देखो के हिसाब से उसको अमाउंट देता था जीवन यापन के लिए, तब यही व्यवस्था यहाँ पर करती है। तो ऐसे तो संविधान के अंदर नहीं लिखा गया, लेकिन ये समझ में आ गया कि अब कहीं ना कहीं हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी जैसी व्यवस्था होनी शुरू हो गई है, हर नागरिक के लिए समान व्यवस्था देखने को मिलने लगी। तो महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना शुरू हो गया एक तरीके से, जो कि शरीयत कानून में नहीं था, लेकिन जुडिशरी ने हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारा और वहां के जो कुछ मामले थे, उस मामले ने इतना रास्ता खोल दिया कि अब जो मुस्लिम औरतें होंगी उनको तलाक होगा तो उनको एक अच्छा खासा मेंटेनेंस मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकती हैं और अपना गरिमापूर्ण जीवन को व्यतीत कर। ये मैरिज को लेकर जो मामला था। अब मामला जो हम लोग को पढ़ना है वो और बेसिकली तलाक का मामला अगर मैं कह रहा हूँ तो ये ट्रिपल तलाक होगा। ट्रिपल तलाक का जो मामला है वो कैसे आया सामने, इसको समझेंगे तो सबसे पहले 2003 में एक मामला हुआ था, छोटा सा मामला था ये, इसलिए छोटू पठान मामला। छोटू पठान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, और जब इन्होंने तलाक दिया था तो उस समय मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या किया उस समय तलाक को लेकर कि देखिए अब जो तलाक का सिस्टम होगा वो इतना आसान नहीं होगा कि आप तलाक 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 कर जाएंगे और तलाक हो जाएगा, मेहर की राशि दे देंगे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक जो होगा वो होगा शरीयत कानून के हिसाब से, उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन उसके पहले कोई भी परिवार का वरिष्ठ नागरिक तो उस तलाक को बचाने के लिए गंभीर प्रयास करेगा और उस प्रयास का रिव्यू कोर्ट करेगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ प्रयास करने का जो तरीका था वो अच्छा था, वो सही था, उसके बावजूद भी अगर वो तलाक लेना चाहते हैं तब जाके वो तलाक मान्य हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे नहीं कि आपने केवल शब्दों में बोल दिया तलाक 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 हो गया, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा कि वो तलाक आपने कैसे लिया, किस विवाद से लिया, पूरा एक कागजी कार्रवाई करके अगर आप सबमिट करते हैं तलाक को, तब आपका तलाक वैलिड माना जाएगा, वरना तलाक को वैलिड नहीं मानेंगे। और ये जो दोनों फैसले थे तलाक को वैलिड मानने का था, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट या उस तलाक को वैलिड कर माना जाएगा जब ये दोनों चीज होगी। और ये पहला स्टेप था जब सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश की जुडिशरी ने इस्लाम धर्म के अंदर घुसकर उसके तलाक पे पहला फैसला किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
अभी तक जो मामला था वो मेंटेनेंस का था, तलाक पे नहीं था। तलाक तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन तलाक के बाद औरतों को क्या सुविधा मिलेगी, अभी तक जो मामला हम पढ़ रहे थे वो उससे। लेकिन अब तलाक भी आप कैसे देंगे, ये मामला पहली बार 2003 में छोटू पठान के मामले से शुरू हुआ। और जब ये मामला शुरू हुआ तो उसके बाद एक सबसे बेहतरीन मामला आया जिसमें पूरा मामला को ही बदल कर दिया, वो था शायरा बानो केस। शायरा बानो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला था और इस मामले ने पूरे तलाक का सिस्टम क्या था। शायरा बानो का मामला समझते हैं। ये एक उत्तराखंड की लड़की थी और इनकी शादी जो थी इलाहाबाद, जो वर्तमान का प्रयागराज है, वहां पे हुई। इनके पति का नाम था रिजवान। तो उत्तराखंड से शादी कर ये कहाँ पे आई थी, रिजवान खान के घर आई थी इलाहाबाद। शादी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो शायरा बानो ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो जो आर्गुमेंट था उन्होंने ये लिखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी इनके साथ हुआ। दहेज की मांग होती थी, उनको काफी प्रताड़ित किया जाता था। ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में जब वो लड़ी है केस, तब उन्होंने इसका मामला बताया है। तो हम उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा था और चूंकि दहेज की मांग भी हो रही थी, ये सब मामला था। इनके बीच की शादी जो थी वो बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाई थी। तो शायरा बानो वापस कहाँ चली गई, यूके चली गई। यूके का मतलब उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम मतलब उत्तराखंड चली गई ये। और फिर रिजवान खान ने क्या किया, इनको बाई पोस्ट तलाक भेज दिया। तलाक राशि भेज। और ये तलाक उनको मिला 2015 में इनको तलाक दे दिया। और इस तलाक को लेकर शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत उन्होंने केस किया। आर्टिकल 32 के तहत उन्होंने केस किया कि ये हमारे संविधान का, ये हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा। आर्टिकल 32 आपको मालूम है, किसी भी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इन्होंने कहा कि हमारे मूल अधिकार का हनन है, इसलिए आप इसको रिट जारी करिए, केस करिए। शायरा बानो जब केस लड़ी तो इनके 3 आर्गुमेंट थे, 3 मुद्दों पे केस लड़ने के लिए। एक ट्रिपल तलाक, ये ट्रिपल तलाक का सिस्टम है, ये गलत है। आप किसी को भी ट्रिपल तलाक दे देते हैं और फिर वो औरत बेघर हो जाती है, तो ये गलत है। शायरा बानो ने निकाह हलाला, मैंने आपको पहले पार्ट की वीडियो समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा। निकाह हलाला पर भी उन्होंने कहा कि निकाह हलाला पर भी सुनवाई की जाए। वो प्रोसेस ही गलत है, निकाह हलाला पर भी सुनवाई की जाए। एक औरत की बात सुने, जो विवाह समझे। और इन्होंने कहा कि जो पॉलीगेमी है, जो मुस्लिमों को ये अलाउ किया गया है, पॉलीगेमी या बहुविवाह, इस पे भी बैन लगाया जाए। और इसको भी जैसे हिंदुओं में बैन किया गया वैसे इसमें बैन किया जाए, क्योंकि इससे महिलाओं का उत्पीड़न हो। हालांकि ये 3 याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रिपल तलाक वाला मामला उठा लिया। बोला कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी और ट्रिपल तलाक में सुनवाई करने को कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ट्रिपल तलाक पे सुनवाई करने को कहा, यह मामला पूरे देश भर में फैल। और देश भर में जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के लोग थे, उनका आंदोलन शुरू हो गया कि ये तो अब हमारे फिर से शरीयत कानून के अंदर घुस के कानून बदला जा रहा है, अब इस पर कुछ करना। पूरा आंदोलन शुरू हो गया। और शायरा बानो के सपोर्ट में, आपको याद होगा मैंने एक बोर्ड की बात की थी, शायरा बानो के सपोर्ट में कौन आ गया, इनके सपोर्ट में आया अखिल भारतीय मुस्लिम महिला एसोसिएशन।
ए बी एन बी एन भारतीय मुस्लिम महिला एसोसिएशन, ये जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसमें सर्वे करके मेहर की राशि का पता लगाया था, पहले पार्ट में होंगे, वो आ गई इनके सपोर्ट में, क्योंकि महिला के सपोर्ट के लिए लड़ती थी। और ये एसोसिएशन ऐसा था जो महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में थी, फिर सारा बानों के सपोर्ट में आ गई। और उधर जो इनके पति थे, उनका नाम आपने मैंने लिखवाया था, रिजवान खान, रिजवान खान के सपोर्ट में आ गए कौन, ऑल इंडिया। इनका ये मानना था कि हमारे धर्म का मामला है, इसके अंदर घुसना उन्हें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका बाकी जो फैसला मेंटेनेंस हो वो सब मान होता, लेकिन तलाक जो हुआ शरीयत कानून के अंतर्गत हुआ है। और आर्टिकल 25 के तहत इनका जो मुद्दा था कि आर्टिकल 25 के तहत ये हमारे रीति रिवाज का मामला है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, इसमें आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने ये भी कहा कि 1951 में ये एक्ट पारित कर दिया गया था। 1951 में क्या मैं बोल रहा हूँ, नरासू अप्पा मालिक का जो मामला था, इन्होंने इसका भी जिक्र किया कि नरासू अप्पा मालिक के मामले में जो कोर्ट ने इसी के तहत उनको जेल भेज दिया था कि हम मुस्लिमों में नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत जो है वो संविधान के पहले का है और वो कस्टम अलाउ नहीं है, इसलिए वो चल रहा है, तो इसके हिसाब से आप तलाक दे सकते। इन्होंने वो भी मुद्दा उठाया। इसमें 5 जजों की बेंच बैठी और उस बेंच में कहीं ये ना लगे कि ये धर्म के प्रति, किसी के धर्म पे चोट दिया जा रहा है, तो ऐसा जज बैठाया गया। 5 जज बैठाए गए जो अलग अलग जात के थे। एक जज सिख बैठाए गए, एक पारसी जज बैठे, एक हिंदू जज बैठे और एक मुस्लिम जज बैठे, और सिख, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, मतलब हर धर्म के जज यहाँ पे बैठे। 5 जज थे, वो हर एक धर्म का एक एक जज बैठाया गया। ऐसा ना हो कि एक धर्म से ज्यादा लोग बैठ जाए तो ये धार्मिक मामला न बना दिया था। 2017 में जजों का फैसला आया और 3:2 में फैसला आया। ये जो 3 जज थे वो क्या थे, वो इस ट्रिपल तलाक को क्या बोले, ट्रिपल तलाक जो है वो असंवैधानिक। ये जो 2 लोग थे ये विरोध में नहीं, ये नहीं कह रहे थे कि असंवैधानिक, ये कह रहे थे कि इसका फैसला जुडिशरी नहीं करेगी, इसका फैसला संसद को करना चाहिए। संसद कोई ऐसा एक्ट बना दे जिसकी वजह से ट्रिपल तलाक को खत्म कर दे। हालांकि और ये जो 2 लोग थे उसमें एक मुस्लिम थे और एक क्रिश्चियन, बाकी 3 लोगों ने सपोर्ट कर दिया था। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक बना दिया गया था। और इसी फैसले में इन 3 लोगों ने संसद को निर्देश भी दिया, संसद को निर्देश दिया कि 6 महीने के अंदर कोई एक्ट पारित करिए और उस एक्ट में ट्रिपल तलाक को बैन करिए कि ट्रिपल तलाक जैसा कोई कानून है ही नहीं, कोई भी तलाक करके नहीं जा। 2017 में भाजपा की सरकार ने बिल बनाया, लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अध्यादेश जारी कर दिया। और सरकार के पास एक पावर होती है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और जैसे अध्यादेश का टाइम बढ़ा, अध्यादेश जारी कर दिया। 2019 में जाकर ये बिल पास हुआ, ये बिल पास हो गया। 2019 में ये बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। और इस एक्ट के तहत बस उसने क्या होगा, एक्ट का नाम बदल के रख दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और राइट ऑफ मैरिज कर दिया। इस एक्ट का नाम उन्होंने कर दिया मुस्लिम प्रोटेक्शन। वही एक्ट था राजीव गांधी वाला था, मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज। उसी का नाम जो डिवोर्स लिखा था उसी को मैरिज एक्ट कर दिया, वही एक्ट बन गया। इस एक्ट में साफ साफ लिख दिया कि ट्रिपल तलाक जो होगा वो इलीगल होगा। और ये तलाक इलीगल बना दिया।
और इसमें 3 साल की सजा भी मेंटेन कर दी गई। अगर कोई इस तरीके से तलाक देता है तो उसको 3 साल की सजा भी होगी। नॉन बेलेबल क्राइम कर दिया गया, मतलब इसकी जमानत जो है वो पुलिस नहीं कर सकती है, मजिस्ट्रेट करेगा। हाँ, कंपाउंडेबल बना दिया गया। कंपाउंडेबल का मतलब होता है अगर पत्नी चाहे तो केस वापस लेके इसको माफ कर सकती है, कोई दिक्कत। उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि और केस है निकाह हलाला को लेके और एक 4 विवाह को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मामला खत्म हो गया है। एडॉप्शन की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया उसके बारे में। अगर एडॉप्शन के बारे में बात करें, एडॉप्शन के बारे में बहुत सिंपल सी बात थी। इस्लाम धर्म के अंदर कोई ऐसा नियम था नहीं कि आप एडॉप्ट कर सकते हैं किसी को, तो वो सिस्टम तो खत्म ही हो गया एडॉप्शन वाला। लेकिन 2000 एक मामला था शबाना हाशमी का। 2006 में एनडीए की सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसमें कहा गया था जुवेनियल जस्टिस, जुवेनियल जस्टिस करके यह एक्ट था। केयर एंड पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, केयर एंड पार्ट ऑफ चिल्ड्रन। और इस एक्ट के तहत ये हो गया कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो वो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। तो शबाना हाशमी का जो केस था वो यही था कि शबाना हाशमी ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था, लेकिन चूंकि इस्लाम धर्म में अडॉप्शन अलाउ नहीं था और इस्लाम धर्म के लिए कोई नियम भी नहीं बना था, तो फिर उनके ऊपर केस हो रहा था कि शबाना हाशमी से कि आप कैसे अडॉप्ट कर सकती हैं, तो अलाउ नहीं है। आप अडॉप्ट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन आप कभी भी किसी को उसमें हक नहीं दे सकती और ना वो हक ले सकता। शबाना हाशमी देना चाहती थी, तो फिर शबाना हाशमी को इसी एक्ट के तहत, जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत ये अलाउ कर दिया गया कि आप कर सकती है। और इस एक्ट में ये बोल दिया गया है कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कभी फुर्सत मिली तो आपको अडॉप्शन और गार्डियनशिप का मामला समझाऊंगा, बस मोटा मोटा इतना समझ लीजिए। अडॉप्शन का मतलब अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो आपका बेटा बन जाता है और आप उसको अपने प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दे सकते हैं। गार्डियनशिप का मतलब होता है आप केवल उसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात का हकदार नहीं होगा कि आपसे अपनी प्रॉपर्टी भी हिस्सा है। शबाना हाशमी को इस एक्ट के तहत अलाउ कर दिया गया और यहाँ पे अडॉप्शन का मामला। कुल मिला के आपको आज का जो मुद्दा था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हमारे जुडिशरी ने किस तरीके से रोल प्ले किया वो चीजें मैंने आपको समझा दी। किस तरीके से कानून बने, किस तरीके से ट्रिपल तलाक बैन हुआ और किस तरीके से मेंटेनेंस के ऊपर कानून बना, वो सारी चीजें मैंने समझा दिया तीनों भाग में। आराम से तीनों भाग देखिए, पानी पी के देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे कोई नया मुद्दा लेकर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे जरूर बताइएगा कि आप अगला कौन से मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इजराइल और फिलिस्तीन का मामला लेके आऊँ आपके सामने कि क्या मुद्दा था। फिलहाल आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।